जहां पर आज राम मंदिर बनाया जा रहा है, वो जो विवादित ढांचा है, वह स्थल कुछ और नहीं है बल्कि बौद्ध स्थल है। और बौद्ध स्थल वहां स्पष्ट रूप से एक बुद्ध की मूर्ति मिली है और जिसके सिर पर उष्णी शाह है। इसके बावजूद न्यायपालिका ने आरएसएस और बीजेपी के समर्थन में फैसला दिया। उन्होंने जस्टिस रंजन गोगोई को ब्लैकमेल किया। विद्यमान सर न्यायाधीश भी मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं और साकेत पर कब्जा करने के लिए आरएसएस बीजेपी को मदद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का ब्लैकमेल करके, इस्तेमाल करके ये कब्जा करवाया गया। ब्राह्मणवादी लोगों ने बौद्ध स्थलों पर कब्जा करने के लिए काल्पनिक राम के नाम का इस्तेमाल करके बौद्ध स्थलों पर चिन्हित करके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। विवादित ढांचे के पास ही एक नागेश्वर नाथ टेम्पल है और उसके अंदर जो शिवलिंग है वो सम्राट अशोक के शेर स्तंभों को उल्टा जमीन में गाड़कर उसको शिवलिंग के नाम पर आज पूजा अर्चा की जाती है। साकेत बौद्ध स्थल है, बौद्ध स्थल है, बौद्ध स्थल रहेगा। उसका ऐतिहासिक वजूद नहीं मिटाया जा सकता। सत्ता का नाजायज तरीके से इस्तेमाल करने वाले ब्राह्मण लोग, उनकी औकात क्या है? वो डीएनए के आधार पर विदेशी है और विदेशी लोग आज न्यायपालिका का, मीडिया का, पार्लियामेंट्री सिस्टम का नाजायज ढंग से इस्तेमाल करके कब्जा कर रहे हैं। हम आने वाले समय में वहां उग्र आंदोलन करेंगे। साथियों, नमो बुद्धाय। वैशाली के स्तूप से मैं बात कर रहा हूँ। वैशाली का बुद्ध स्तूप कई मायने में ऐतिहासिक है। यही वो जगह है जहाँ पर शाक्यमुनि तथागत बुद्ध ने महिलाओं को भिक्षु संघ में प्रवेश दिया था। यही वो जगह है जहाँ से बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा किया था। वैशाली दक्षिण दिशा में आता है और उत्तर दिशा में कुशीनगर है। और बौद्ध मिथकों के अनुसार, बौद्ध परंपराओं के अनुसार, रिचुअल्स के अनुसार उत्तर दिशा यह निर्वाण की दिशा है, मुक्ति की दिशा है। अब पूरे देश भर में ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है आरएसएस बीजेपी के द्वारा कि राम मंदिर बना रहे साकेत में। मगर मैंने आज बिहार के कई अखबार पढ़े तो ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि राम का संबंध फलाना ज़िले से, मुंगेर से है और तीसरे ज़िले से है। ये भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि राम का संबंध महाराष्ट्र के नासिक से। तो ब्राह्मणवादी लोगों ने बौद्ध स्थलों पर कब्जा करने के लिए काल्पनिक राम के नाम का इस्तेमाल करके बौद्ध स्थलों पर चिन्हित करके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो एक ढंग से ये ब्राह्मणवाद का प्रचार ही है। और बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का ब्लैकमेल करके, इस्तेमाल करके ये कब्जा करवाया गया। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि डेमोक्रेटिक देश में ऐसा बर्ताव करना, ऐसा किया जाना। साकेत मूलतः बौद्ध स्थल होने के कारण उसके ऊपर जो नाजायज ढंग से कब्जा किया जा रहा है उसका हम जाहिर धिक्कार करते हैं। सबूत के तौर पर एक जानकारी यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रमाण के तौर पर प्रसिद्ध विद्वान है पंडित जगन्नाथ उपाध्याय। इन्होंने 1986 ने 1992 को बाबरी मस्जिद गिराया। उसके पहले ही 1986 में एक कॉन्फ्रेंस में अपनी राय बताई। पंडित जगन्नाथ उपाध्याय कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बड़े जाने माने इतिहासकार है। मैं स्वयं 1986 के फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित
अखिल भारतीय महाकवि अश्वघोष परिषद लखनऊ और आसपास के परिसर में दिवाली की रोशनी नजर आ रही थी। कितनों सालों बाद अयोध्या के राम मंदिर का ताला खुलने के कारण घर घर में हिंदू बांधव खुशियां मना रहे थे। स्वाभाविक ही परिषद में उपस्थित विद्वान ब्राह्मणों ने उत्साहपूर्ण चर्चा शुरू हो गई। बहुतों के चेहरे अत्यानंद से पुलकित हो गए थे। तब एक तिलकधारी पंडित अभिमान से कहने लगा, आखिर हिंदुओं को न्याय मिल ही गया। तब बनारस संस्कृत विद्यापीठ के प्रकांड पंडित जन्मजात ब्राह्मण जगन्नाथ उपाध्याय अत्यंत शांत चित्त से अपितु करारी मुद्रा बनाकर करारे स्वर में बोले, अयोध्या का राम मंदिर न तो हिंदुओं का है और न ही मुसलमानों का। अगर सही मायने में ईमानदारी से देखा जाए तो वो प्राचीन ऐतिहासिक धर्मस्थल मूलतः केवल बौद्धों का है। पहले हिंदुओं ने उस पर कब्जा किया और बाद में मुसलमानों ने और फिर हिंदुओं ने। यह सुनकर सभी की दशा ऐसी हो गई, काटो तो खून नहीं। जैसे गागा भट्ट ने अंतिम निर्णय सुनाया, सभी को जैसे सांप सूंघ गया हो। क्षण भर के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया कि यदि सुई भी गिरे तो आवाज हो, किसी के मुंह से एक शब्द भी न निकल सका। उपाध्याय आह्वान देते हुए आगे कहते हैं, अगर आज भी हम निष्पक्ष रूप से उत्खनन करते हैं तो उस स्थल पर केवल बुद्ध ही पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होंगे। जाने माने इतिहासकार उपाध्याय महोदय ने, जगन्नाथ उपाध्याय महोदय ने ये बात लिखी हुई है, बोली, ऑन रिकॉर्ड बोली। इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि वह स्थल बौद्ध स्थल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2002 और 3 में वहां पर उत्खनन कार्य हुआ और उस उत्खनन कार्य में ढेर सारी चीजें वहां मिली। जो चीजें वहां पर मिली है, डे टू डे वहां जो उत्खनन कार्य आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा होता था, उसके डे टू डे रजिस्टर मेंटेन किए जाते थे। उस रजिस्टरों में जो बातें लिखी गई है, ढेर सारी बातों को उस रिपोर्ट में नहीं जोड़ा गया। मगर जो 2 वॉल्यूम्स में जो रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, उस रिपोर्ट में जो कालखंड बताए गए हैं, उन कालखंड में सबसे प्राचीन कालखंड मौर्य कालखंड बताया गया है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर वह स्थल मौर्यों का है। इस आधार पर उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है। इस आधार पर ट्रस्ट बनाया गया है। तो साथियों, वो स्थान आर्कियोलॉजिकल आधार पर बुद्धिस्ट सेंटर है, जिसका आज ये बोलबाला कर रहे हैं ऑल इंडिया में। बीजेपी के लोगों को लग रहा है कि अब रामराज आ गया है। नरेंद्र मोदी के द्वारा टिकट का अनावरण भी किया है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, वो ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है और तानाशाह भागवत जैसा उसको नचाएगा वैसा वो नाच रहे। हमारे लिए मायने नहीं है शंकराचार्य वहाँ जा रहे या नहीं जा रहे, वो जाए या ना जाए, मगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो बौद्ध स्थल है, वो बौद्ध केंद्र है। साथियों, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो उत्खनन कार्य किया गया, उसका क्या करोगे? भारत सरकार की लोकतांत्रिक देश की एक स्वतंत्र इकाई है एएसआई। एएसआई ने वहां उत्खनन कार्य किया। उसके अंदर बौद्ध प्रतीक मिले हैं, जिसमें त्रिरत्न है, जिसमें बुद्ध कमल है, जिसमें चक्र है, जिसके अंदर हाथी है, और साथ ही साथ उसके अंदर धम्मलिपि में कुछ टूटे हुए अभिलेख के हिस्से भी मिले हैं। वहां उनके अवशेष होने के एक भी सबूत नहीं मिला है। जिसको आधार बनाकर ये कब्जा किए हैं, वो आस्था और श्रद्धा के नाम पर कब्जा किया हुआ है।
आर्कोलॉजिकल एविडेंस इनके खिलाफ है और उत्खनन करने के लिए एक बहाना ढूंढा गया। उत्खनन 2002-2003 में किया गया और उसके अंदर जो आज गर्भगृह कह रहे हैं या जो आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक गोलाकार संरचना मिली है। ऐसी गोलाकार संरचनाएं लाखों की संख्या में यहाँ है। मैं इस जगह पर इसीलिए बात कर रहा हूँ कि जिस गोलाकार संरचना का आधार लेकर इन्होंने उस पर कब्जा किया है, वो गोलाकार संरचनाएं इस स्तूप के इर्द गिर्द लाखों की संख्या में है। उस गोलाकार संरचना को आधार बनाकर उन्होंने कहा ये मंदिर का ढांचा होने का सबूत है। मगर उस समय मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से एडवोकेट जफरयाब जिलानी साहब थे और उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये गोलाकार संरचना मंदिर संरचना का हिस्सा नहीं हो सकता, बल्कि ये बुद्ध स्तूप है। मगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने मजाकी तौर पर तंज मारते हुए कहा कि आप तो ऐसा कह रहे थे कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। चलो, आप तो कुछ भी नहीं ऐसा कहने वाले, ये तो मान रहे कुछ ना कुछ है और आप रिपोर्ट की फोटोग्राफ को देखकर बोल रहे हो। ऐसा कहकर उस बात को इग्नोर कर दिया, उस बात को दबा दिया। और ये जो बात है, ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी कोट की गई है। वो गोलाकार संरचना के बारे में उस रिपोर्ट में गोलाकार संरचना मंदिर ही है ऐसा नहीं कहा है। वहां एक सर्कुलर, ट्रायंगुलर सर्कुलर मिला है, इतना केवल मात्र जिक्र है। उसके अंदर उसका जिक्र किया है श्राइन। तो वो जो गोलाकार संरचना है, ये गोलाकार संरचना मंदिर का हिस्सा नहीं था, स्तूप का हिस्सा था, हमारा ये कहना है। और उस रिपोर्ट के अंदर जो ढेर सारा डाटा दो रिपोर्ट के अंदर समाहित नहीं कर सके, मगर उत्खनन के दरमियान दर्ज किया गया है, डे टू डे मिलने वाली चीजों को नोट किया गया है और उन चीजों से प्रमाणित होता है कि वो बौद्ध स्थल है। तालाब के पास आइए ना साथियों, उसके अंदर जो रजिस्टर मिले हैं, उस रजिस्टर से संबंधित कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्या क्या जिक्र आया है उसके अंदर। रिपोर्ट नंबर 1, पृष्ठ क्रमांक 51, विवादित ढांचा। जिसका हेडिंग विवादित ढांचा है और इसके अंदर लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर कि जो स्ट्रक्चर मिला है वो वैसा ही था जैसा कुमार देवी ने सारनाथ में धम्मचक्र राजे महाविहार बनाया था। तो जो स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर के आधार पर वो कब्जा किया, वह स्ट्रक्चर कुमार देवी के द्वारा बनाए गए सारनाथ विहार की संरचना की भांति है, ऐसा क्या कहा गया है। कुमार देवी ये गढ़वाल साम्राज्य की महारानी थी, बुद्धिस्ट रानी थी और उसने सारनाथ में 9 मंजिला बुद्ध विहार बनाया था। नौ मंजिला बुद्ध विहार बनाने वाली महारानी, खुद को बुद्ध का अनुयायी बताने वाली महारानी, साकेत में ब्राह्मणवाद को कैसे पुनर्जीवित करेगी। वो मूलतः बौद्ध रानी है और बुद्धिस्ट रानी का हवाला देकर इलाहाबाद हाईकोर्ट और एएसआई के लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से चुप्पी साधते हुए न्यायपालिका को मदद की। साथियों, उस रिपोर्ट के अंदर ढेर सारी चीजों का जिक्र किया गया है। इसमें पेज नंबर 85 पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यहाँ हमें दर्जनों त्रिरत्न मिले हैं और वहाँ मकर कुंड भी मिला है, मकर के डिजाइन के पुष्पात्र मिले हैं।
मकर का संबंध बुद्धिस्ट आर्कोलॉजी के हिसाब से ये पवित्र प्रतीक है जिसका संबंध बुद्धिस्ट फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है। इस रूप से अगर इसको देखा जाए तो ये निश्चित रूप से बौद्ध स्थल है। फिगर नंबर 33, फिगर नंबर 34 में भी त्रिरत्न चिन्ह पाए गए, ऐसा इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। आकृति नंबर 33 से 39 तक त्रिरत्न चिन्ह है जो बुद्ध धम्म संघ का प्रतीक है, ऐसा इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। जहां पर आज राम मंदिर बनाया जा रहा है, वो जो विवादित ढांचा है उसके नीचे त्रिरत्न के सिंबल मिले हैं। त्रिरत्न कितना महत्वपूर्ण है? तो जितने भी महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है, जैसे भरूच है, सांची है, इन जगहों पर त्रिरत्न के प्रतीक चिन्ह आपको दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र की बेडसा गुफा में भी, कार्ले गुफा में भी आपको त्रिरत्न प्रतीक चिन्ह दिखाई देते हैं। यही त्रिरत्न प्रतीक चिन्ह उड़ीसा के सारनाथ में, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में है, जिसे आज जगन्नाथ के नाम पर पूजा जाता है। वो मूलतः बुद्ध धम्म संघ के प्रतीक है। उस उत्खनन में चक्र, कमल, हाथी भी दिखाई दी। अयोध्या का जो रिपोर्ट है उसके अंदर एक नोट लिखी हुई है कि एक शिल्प का हिस्सा मिला है, उस पर कमल के कली का टुकड़ा है और उस पर कमल के आकर्षण आके हुए पंखुड़ियां भी दिखाई देती है। एएसआई के अयोध्या उत्खनन के रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कमल का टुकड़ा मिला है, ऐसा लिखा हुआ है। पृष्ठ संख्या 140 पर, नोट नंबर 122 पर मानो अशोक स्तंभ का ही वर्णन किया गया ऐसा लगता है, जो उनको उत्खनन में मिला है। उसमें लिखा है, नोट नंबर 122, यह स्तंभ पत्थर से बनाया गया है, जो उसके दो टुकड़े हुए हैं। स्तंभ के मल स्थानक पर वो टूटा हुआ है। स्तंभ का आकार चौरस है, उस पर अत्यंत आकर्षक घट पल्लव उकेरी गई है। उसका सबसे आकर्षक हिस्सा यानी स्तंभ के ऊपरी हिस्से पर झुका हुआ गण यानी मानवीय आकृति, जो एक यक्ष है जो अपने हाथों से छत भार संभाला हुआ है। स्तंभ के घट में आकर्षक ऐसा गोलाकार हिस्सा जिस पर कमल आका गया है और मध्य हिस्से में पुष्पमाला आकी गई है। स्तंभ के चारों हिस्सों में पल्लव डिजाइन का कीर्तिमुख उकेरा गया है, उस पर अष्टकोण का डंडा छोटा होता हुआ दिखाई देता है। और सबसे आकर्षक यह है कि पल्लव और फूलों की नक्काशी भी उसके ऊपर छोटी छोटी आकार की होती जाती है, मगर बीच के हिस्से की नक्काशी नष्ट की गई है। ऊपर कहे गए मल स्थान या निचला स्थान अष्टकोण जैसा बनाया गया है, जिस पर फूल माला दिखाई देती है। उसके आगे स्तंभ के गर्दन के पास के हिस्से पर कुछ अष्टकोण नक्काशी दिखाई देती है। गर्दन के ऊपर स्तंभ का डंडा और चौकन में हिस्से परिवर्तित होता है, उसके मध्य में स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये सारा वर्णन अगर देखेंगे तो आप देख रहे हो मेरे पीछे जो अशोक स्तंभ है, इसके साथ मिला हुआ ये वर्णन दिखाई देता है। और खास बात है कि उस स्तंभ के साथ यक्षों का भी संबंध है, और यक्ष ये नागों की परंपरा है, मूल निवासियों की परंपरा है। जो बुद्धिस्ट मौर्यन स्तंभों के साथ जो प्रतीकात्मक चीजें हैं, वो सारे प्रतीकात्मक चीजें वहां आपको दिखाई देते हैं, मगर उनको उन चीजों को क्या किया गया? क्या उसको दबा दिया गया या कहीं और उसको ले जाकर नष्ट किया गया? वो म्यूजियम बनाकर उसको सार्वजनिक करना चाहिए था, मगर उन्होंने ये नहीं किया। विवादित ढांचे के पास ही एक नागेश्वर नाथ टेम्पल है, और उसके अंदर जो शिवलिंग है वो सम्राट अशोक के शेर स्तंभों को उल्टा जमीन में गाड़कर उसको शिवलिंग के नाम पर आज पूजा अर्चा की जाती है। वो क्या है? 2002-2003 में उत्खनन हुआ
और उन्होंने पहले ही तय किया था कि उसके ऊपर कब्जा करना है, इसलिए उन्होंने उस सम्राट अशोक के शेर स्तंभ का टूटा हुआ हिस्से को महाशिवरात्रि के रात चांदी का पतरा लगा दिया। आज भी आप जाओ अयोध्या में नागेश्वर नाथ टेम्पल में, आप ये सारी चीजें देख पाओगे। इससे ये प्रमाणित होता है कि वह स्थल कुछ और नहीं है बल्कि बौद्ध स्थल है। और बौद्ध स्थल होने के बावजूद न्यायपालिका के लोगों ने नागेश्वर नाथ टेम्पल के अंदर शेर स्तंभ को कब्जा किया हुआ है। एएसआई के अन्य रिपोर्ट में इस बात को दर्ज किया गया है। इसके बावजूद न्यायपालिका ने आरएसएस और बीजेपी के समर्थन में फैसला दिया। रजिस्टर नंबर 778 में कुछ चीजें मिली है कि वहां एक उन्हें कांच का एक रिंग मिला है और ईसा पूर्व 3री सदी का ब्राह्मी अक्षर यानी धम्म लिपि का उसके अंदर अक्षर दिखाई दिए और वो 2 शब्द थे सिद्धे। तो ये ईसा पूर्व 3री शताब्दी का इसके अंदर धम्म लिपि का मिला हुआ है। और 2 और शिलालेख मिले, 2 टूटे हुए शिलालेख के हिस्से मिले जो रजिस्टर नंबर 571 में जिक्र है और उसके अंदर 5 अक्षर एक शब्द है जिसका नाम जो शब्द होता है धम्म मितासा यानी धम्म मितासा। ऐसा अयोध्या उत्खनन के रजिस्टर में ये पाली भाषा का धम्म मितासा शब्द मिला हुआ है। और रजिस्टर नंबर 478 पर और एक शब्द मिला है, बैल का मुंह मिला है, शिल्प मिला है और उसके अंदर लिखा है विजय मितासा। तो बैल जो है ये बुद्धिस्ट कल्चर का एक प्रतीक है। यह आपको राष्ट्रपति भवन में दिखाई देता है। अब धम्म मितासा और विजय मितासा ये कॉन्सेप्ट बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट के पेज नंबर 181 पर चिवर शब्द का जिक्र आया है। अब चिवर शब्द किस संदर्भ में आया, चिवर शब्द का क्या संदर्भ है? तो रजिस्टर नंबर 933 में स्पष्ट रूप से लिखा है चबूतरे पर खड़ी मानवीय मूर्ति जिसकी कमर का ऊपरी हिस्सा टूटा है और नीचे पूरे शरीर पर परिधान किया हुआ चिवर दिखाई देता है, पैर की उंगलियां स्पष्ट दिखाई दे रही है। यह मूर्ति 6ठी शताब्दी की है। तो चिवर कौन परिधान कर रहा है बुद्ध के अलावा? तो 6ठी शताब्दी की भी वहां मूर्ति मिली हुई है। यानी मौर्यकालीन तो चीजें मिली है, मौर्यकालीन अभिलेख मिले हुए, मौर्यकालीन त्रिरत्न के मिले अवशेष मिले, हाथी के अवशेष मिले, कमल जो बुद्धत्व का प्रतीक है उसके अवशेष मिले, भारी हजारों की संख्या में त्रिरत्न के अवशेष मिले। वो इतना पवित्र स्थल था कि वहां स्पष्ट रूप से एक बुद्ध की मूर्ति मिली है और जिसके सिर पर उष्णीषा है। ये रजिस्टर नंबर 1086 में लिखा हुआ है, जिसके सिर पर उष्णीषा दिखाई देती है, मजबूत हाथ है, जिसका दाहिना टूटा हुआ है और आगे लिखा है आंखें आधी खुली हुई है, कान लंबे हैं, ओठ बड़े हैं। ये मूर्ति कुषाण कालीन यानी 2री सदी की है, यानी गुप्त काल की भी मूर्ति मिली है और ये कुषाण कालीन भी मूर्ति मिली है। तो मौर्य काल से लेकर कुषाण काल तक, कुषाण काल से आगे लेकर गुप्त काल तक उसका विकास ही विकास होते हुए नजर आया है। पुरातात्विक आधार पर वहां पर जो चीजें मिली है वो स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत देता है कि वहां बौद्ध स्थल ही थे और अन्य कोई स्थल नहीं था। तो एएसआई के 2002-2003 में जो उत्खनन रिपोर्ट किया, उस रिपोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने दरकिनार करके आस्था और श्रद्धा के नाम पर फैसला सुनाया। वही फिर 9 साल लिया, सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल लिया। 2014 में बीजेपी ईवीएम घोटाला करके आ गई और 2014 में और 2019 में ईवीएम घोटाला करके आने के बाद उन्होंने जस्टिस रंजन गोगोई को ब्लैकमेल किया। विद्यमान जो सर न्यायाधीश है इनका भी ब्लैकमेल किया गया होगा। विद्यमान सर न्यायाधीश भी मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं और
साकेत पर कब्जा करने के लिए आरएसएस बीजेपी को मदद कर रहे हैं। तो देश में लोकतंत्र की हत्या न्यायपालिका के द्वारा की गई। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ब्राह्मणों के खिलाफ है, इसके बावजूद उन्होंने उस जगह पर कब्जा किया है और आज ढिंडोरा पीट रहे राम महाराज आगे। साकेत बौद्ध स्थल है, बौद्ध स्थल है, बौद्ध स्थल रहेगा, उसका ऐतिहासिक वजूद नहीं मिटाया जा सकता। सत्ता का नाजायज तरीके से इस्तेमाल करने वाले ब्राह्मण लोग, उनकी औकात क्या है? वो डीएनए के आधार पर विदेशी है, और विदेशी लोग आज न्यायपालिका का, मीडिया का, पार्लियामेंट्री सिस्टम का नाजायज ढंग से इस्तेमाल करके कब्जा कर रहे हैं। हम आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। यही जानकारी देने के लिए मैं लाया आया हूँ। धन्यवाद। मूल निवासियों के हक अधिकारों के लिए देश में हो रहे जन आंदोलन की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी के लिए मूल निवासी जन आंदोलन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हो मूल निवासी, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।